नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य हिंदी की मॉक टेस्ट की पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले ही दोस्तों मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख लें। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और यदि आप लोग MPSI को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यदि आप लोग अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाष्य, भास, भाष, भाष। तो भाषा शब्द जो संस्कृत के भाष शब्द से बना है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री, कवित्री, कवियानी, कवित्री। तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा कवित्री। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कई बार शब्दों की शुद्ध वर्तनी में भी ऐसे शब्दों को पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये शब्द अच्छे से याद रखना है। कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है कि कवित्री का शुद्ध रूप क्या होगा। तो जो कवित्री लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा। तो हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है इनमें से कौन छायावत के कवि हैं? दिनकर, जयशंकर प्रसाद, धूमिल, नागार्जुन। तो जो छायावत के कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर करें चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 है संचारी भावों की संख्या कितनी है? 9 है, 33 है, 16 है या 99 है? तो संचारी भाव दोस्तों क्या होते हैं? ऐसे भाव जो हमारे मन में संचरण करते रहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे जो भाव होते हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। जैसे हर्ष हो गया, विषाद हो गया, शंका हो गई, मोह हो गया, गर्व हो गया, उग्रता हो गया, जड़ता हो गया, आवेग हो गया। ये सारे ही शब्द हमारे मन में आते हैं और कुछ क्षण रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये संचरण करते रहते हैं। तो जो संचारी भावों की संख्या होती है वो 33 होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है जूही की कली कविता के कवि हैं पंत, निराला, प्रसाद या महादेवी। तो जूही की कली के जो कवि हैं वो निराला हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस दोस्तों आप लोग कंसंट्रेट होके पढ़ते चलिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखते चलिएगा। हर चीज़ आपको समझ में आएगी और याद भी होते चलेगी। बस आप लोग पढ़ते चलिएगा और वीडियो को एंड तक देखते चलिएगा। और आप भी मेरे संग संग में प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। आज के हम इस वीडियो में 20 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आप भी मेरी वीडियो को स्टॉप करके पहले आप खुद से प्रश्नों को हल करिएगा और एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। तो आप भी मेरे संग संग में प्रश्नों को करते चलिएगा। प्रश्न नंबर 6 है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ग्रियर सर, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भरत तेंदु। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है बोली का लघुत्तम रूप है, मतलब बोली का सबसे छोटा रूप कौन सा होता है? व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली या वर्ण। तो जो बोली का सबसे छोटा रूप होता है वो वर्ण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? सूरदास, नंददास, मीराबाई, कृष्णदास। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल ये मीराबाई की पंक्ति है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है भरत मुनि के रससूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, व्यभिचारी भाव। तो दोस्तों स्थायी भाव का जो है उल्लेख नहीं है। इनका एक सूत्र था विवाह अनुभाव व्यभिचारी संयोगात्मक रस निष्पत्ति, मतलब विवाह अनुभाव व्यभिचारी संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये किसने बोला था? ये भरत मुनि जी ने
कहा था और व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव भी कहते हैं। तो जो भरत मुनि के रस सूत्र में जो उल्लेख किया है वो स्थायी भाव का नहीं किया है, उन्होंने विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव का उल्लेख किया है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और भरत मुनि जी ने जो रस बताए हैं, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी है। तो यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आप 8 लगाएंगे। और ऐसे पूछे कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो वो 9 होती है। तो आप दोनों ही प्रश्नों में कंफ्यूज मत होइएगा। भरत मुनि के अनुसार पूछे तो वो 8 लगाइएगा, और पूछे रसों की संख्या कितनी होती है तो वो 9 पर टिक लगाइएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पेशाची। तो जो ब्रजभाषा है वो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या साहित्य? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत है। तो ये भी आपको याद रखना है, सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे, जिन्होंने पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, बेताल पच्चीसी के रचनाकार है? लल्लूलाल, नाभादास, सदल मिश्र, सूरती मिश्र। तो बेताल पच्चीसी के जो रचनाकार हैं वो सूरती मिश्र है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, वीर या आला किस जाति का छंद है? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद या इनमें से कोई नहीं? तो जो वीर या आला है वो मात्रिक छंद है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, हिंदी साहित्य का नौवा रस कौन सा है? भक्ति रस, वत्सल रस, शांत रस, करुण रस। तो हिंदी साहित्य का जो नौवा रस है वो शांत रस है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, कूपमंडक का होना अर्थ है? कूपमंडूक का अर्थ होना है घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना या मूर्ख होना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूपमंडूक का अर्थ होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है? तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो ये मिश्र वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम का चिन्ह है? तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चिन्हों से भी एक चिन्ह दे देते हैं या वो चिन्ह का नाम दे देते हैं और चिन्ह की पहचान दे देते हैं कि इसमें से कौन सा जो चिन्ह है किसका है। तो ऐसे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अल्पविराम, पूर्ण विराम, अर्धविराम क्या है? तो हमें यहाँ पर दिया है कि अल्पविराम का चिन्ह है। तो हमें यहाँ पर चिन्ह दिए हैं, इनमें से हमें पहचानना है कि अल्पविराम का चिन्ह कौन सा है। तो ये वाला जो चिन्ह होता है ये अर्धविराम का चिन्ह होता है, ये अर्धविराम होता है, ये पूर्ण विराम होता है। और हमसे पूछा है अल्पविराम का चिन्ह कौन सा होता है, तो ये अल्पविराम का चिन्ह होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अभी एमपी पटवारी में भी ऐसे प्रश्न कई शिफ्टों में पूछे गए थे। तो आप लोगों को अच्छे से चिन्हों की पहचान और चिन्हों के नाम याद अच्छे से रख लेना है।
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का डैश 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 दिया है। क्या दिया है? निर्देश, निदेश, आदेश, निर्णय। तो यहाँ पर हमें जो है रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का निर्देश दिया है, निदेश दिया है, आदेश दिया है या निर्णय दिया? तो भैया न्यायालय है तो वो आदेश देगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, किसी बात को करने का निश्चय, किसी बात को करने का निश्चय, विकल्प, कल्प, संकल्प या तलब। तो किसी बात को करने का जो निश्चय होता है वो संकल्प होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 एंड लास्ट प्रश्न आज की इस वीडियो का, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हिंदी में जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनामों के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है और निजवाचक सर्वनाम होता है। तो हिंदी में जो है सर्वनामों के टोटल 6 भेद होते हैं और हमें से पूछा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे में जो है उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं दोस्तों? जैसे मैं हो गया, हम हो गए और मैंने, हमने। एक सेकंड में थोड़ा इसको ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो सर्वनामों की संख्या होती है वो 6 होती है और मुझ में जो है उत्तम पुरुष है। और उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द रहते हैं? जैसे मैं हो गया, हम हो गए, मैंने हो गया, ये सारे ही जो शब्द हैं ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। मेरा, हमारा। मध्यम पुरुष में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे तू, तुम, तुमने, ये सारे ही शब्द जो हैं मध्यम पुरुष के हैं। तूने। फिर अन्य पुरुष में कौन कौन से आ जाते हैं? यहाँ, वहाँ, वे, है ना, उन, उनको, उनसे, इन्हें, ये सारे ही शब्द जो हैं अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो हमें बोला है मुझे, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्नों को देखा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं वो आप लोगों को अच्छे से याद करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आप ही की तरह सुंदर सा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।